इन एन इलास्टिक कोलिजन में पूछ रहे हैं क्या होता है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। तो फर्स्ट का आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। If a body of mass m collides head-on elastically with velocity u and another identical body at rest, if a body of mass m जो है वो एक हेड ऑन कोलाइड कर रही है, इलास्टिक कोलाइड कर रही है कितनी स्पीड से, u से, दूसरी बॉडी जो आइडेंटिकल बॉडी है वो रेस्ट में। कोलिजन के बाद क्या होगा, तो ये एक स्पेशल केस है, समझ लीजिए। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, आइडेंटिकल मास हैं, तो और इलास्टिक कोलिजन है, मासेस सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल सेटअप होना चाहिए और कोलिजन आपका इलास्टिक होना चाहिए। तो कोलिजन होने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। इनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज। यानी अगर पहली वाली बॉडी अगर आपकी u स्पीड से आ रही है और दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में है, तो टकराने के बाद क्या होगा, पहली वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी वाली बॉडी u स्पीड से चलना शुरू कर देगी। जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, u। क्लियर। और यही है वो पर्टिकुलर स्पेशल केस है जिसमें 100% काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। 100% ट्रांसफर ऑफ किनेटिक एनर्जी। अदरवाइज कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग बॉडी के पास बच जाती है। तो ये एक खास केस है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मासेस बराबर हो, कोलिजन इलास्टिक हो, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये खास केस है जिसमें 100% जो कोलाइडिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जा रही है। ए बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड आफ्टर एन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक फ्लोर है और एक बॉल है, इस फ्लोर को हिट कर रहा है। ठीक, मान लिया ये वी नॉट वेलोसिटी से हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो और इन इलास्टिक कोलिजन है, तो जब ये रिबाउंड करेगा वापस, तो इसके अगर कोलिजन, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है और वी नॉट वेलोसिटी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो जस्ट आफ्टर हिटिंग, जस्ट हिट होने के तुरंत बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ई वी नॉट। ठीक है, अब जरा मोमेंटम की बात करते हैं। द मोमेंटम ऑफ द वॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज सेम एज जस्ट बिफोर द कोलिजन, बिल्कुल नहीं है। मोमेंटम में बहुत अंतर आ गया, डायरेक्शन भी बदल गई है, मैग्नीट्यूड भी बदल गया है। टकराने से पहले का मोमेंटम है एम वी नॉट और टकराने के बाद का मोमेंटम है एम ई वी नॉट। और अगर नीचे वाली डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव माने तो टकराने से पहले का मोमेंटम प्लस एम वी नॉट है और टकराने के बाद का मोमेंटम माइनस एम ई वी नॉट है। तो डायरेक्शन भी पलट गई है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। तो मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं है। ठीक, आगे समझते हैं। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम इन द कोलिजन, बिल्कुल सेम नहीं है। टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी कुछ और आएगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती भी नहीं है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सी पार्ट, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे जो दो कोलाइडिंग बॉडी हैं, वो एक तो ये बॉल है आपकी और दूसरी ये पूरी की पूरी अर्थ है। और कोलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, कैसा भी कोलिजन हो, कोलाइडिंग बॉडीज, दो जो बॉडीज टकरा रही हैं उनका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहती, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये आंसर आपका सही है। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व नहीं रहेगी, कंजर्व क्योंकि उसमें हीट में डेसिपेट होगी। अब लेकिन इसमें एक डाउट है, डाउट ये है कि टोटल एनर्जी कहाँ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कहाँ नहीं। अब टोटल एनर्जी में तो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, सब तरह की एनर्जी आ जाएंगी। तो टोटल एनर्जी तो हर तरह के आइसोलेटेड सिस्टम की कंजर्व रहती है। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लिखा है, इसलिए ये आंसर भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें दो आंसर सही होंगे, एक सी पार्ट और एक डी पार्ट। ये डी पार्ट क्यों सही हो गया समझ में आया। अगर यहाँ लिखा होता मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल लेते हैं, हीट एनर्जी नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाता है। लेकिन इसमें लिखा है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो डी पार्ट जो है वो डी पार्ट भी सही हो जाएगा आपका। क्लियर।
तो इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, जो कोलाइडिंग बॉडी है, जो टकराने वाली बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा आपसे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, पूरे सिस्टम की नहीं पूछी है। पूरे सिस्टम की तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इलास्टिक इसमें मेंशन नहीं किया है, तो इसमें पहले ये मेंशन कर लीजिए E इज इक्वल टू 1, ये मेंशन होना जरूरी है, ठीक। तो जरा सेटल करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई v1 होगी और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन मोमेंटम की होगी, तो वो होगी mv प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बनेगी, mv1 प्लस 2m इंटू v2। तो ये m और ये m क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई v1 प्लस ट्वाइस v2 इज इक्वल टू v, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो सेपरेशन की वेलोसिटी यहाँ लग रही है v2 माइनस v1 और अप्रोच की वेलोसिटी है वो v है। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v, ये सेकंड इक्वेशन है। हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं v1, हमें v1 चाहिए, तो हम v2 की वैल्यू यहाँ से डालते हैं। तो v2 जो आएगा वो v1 प्लस v के बराबर आएगा और इसकी ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल रहे हैं v1 प्लस ट्वाइस v2। v2 क्या है, v2 खुद v1 प्लस v के बराबर है, इज इक्वल टू v। तो ये आ गया 3v1 इज इक्वल टू माइनस v। तो v1 जो आ रहा है वो माइनस v बाई 3 आ रहा है। इसका मतलब पहले तो डायरेक्शन उसकी पलटेगी और स्पीड उसकी टकराने के बाद v बाई 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो अगर m मास के बारे में हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v बाई 3 होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि रेशियो पूछ रहे हैं, बता दो रेशियो कितना होगा। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी अगर 1/3 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी तो 1/9 हो जाएगी। तो रेशियो आपका बन जाएगा 9:1, ठीक। अगर करना चाहो तो कर लो, इनिशियल अपॉन फाइनल, कोलाइडिंग बॉडी का, पूरे सिस्टम का नहीं, सिर्फ कोलाइडिंग बॉडी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बाई 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आया 9:1। So your answer will be D part. अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू डायग्राम शो द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बिटवीन टू स्फीयर्स A and B ऑफ इक्वल रेडियाई मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये है टकराने से पहले की सिचुएशन, ये 8 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। और ये टकराने के बाद की सिचुएशन, ये 5 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ठीक। तो E की जो वैल्यू होती है वो होता है, ऊपर होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, नीचे होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की स्पीड बताओ, ये 2 से पास आ रहा है, 5 से दूर भाग रहा है, तो इनके बीच का सेपरेशन किस स्पीड से हो रहा होगा। तो वो हो रहा होगा 5 - 2 3 की स्पीड से हो रहा होगा। 3 की स्पीड से ये सेपरेट हो रहे होंगे। ये 1 सेकंड में 2 मीटर भागेगा, ये 5 मीटर भाग जाएगा। तो इनके बीच का गैप कितना कितना बढ़ रहा होगा पर सेकंड, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा 3 के रेट से बढ़ रहा होगा गैप। नीचे क्या लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अब अप्रोच की बात करते हैं। ये भाग रहा है 2 से और ये पीछे से भाग के आ रहा है 8 से, तो कितनी स्पीड से ये अप्रोच कर रहा होगा। तो 1 सेकंड में 6 मीटर से अप्रोच हो जाएगी। ये सिर्फ 2 मीटर आगे बढ़ पाएगा और ये पीछे से 8 मीटर आ जाएगा। तो इनके बीच का जो गैप है, जो इनका रिलेटिव सेपरेशन है, वो 6 के रेट से कम होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 8 - 2। सो योर आंसर इज 3/5। तो ये 3/6। सो योर आंसर इज 1/2। तो ये 1/2 बनेगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Two balls of equal mass have a head-on collision with speed 6 मीटर पर सेकंड each. Equal mass head-on collision है, दोनों की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। Coefficient of restitution 1/3 है। तो स्पीड पूछ रहे हैं दोनों बॉल्स की, द स्पीड ऑफ ईच बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के बाद क्या होगी। तो डायग्राम बनाते हैं। ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इक्वल मास और दोनों की स्पीड 6 थी। ये 6 है और ये भी 6 है, ठीक। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, 0। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो टकराने के बाद अगर मैं ये कहूं कि अगर ये v की स्पीड से जा रहा है तो ये भी डेफिनेटली v की स्पीड से ही जाएगा, ताकि सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। मासेज अगर बराबर हैं तो स्पीड भी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना कह रहे हैं, 1/3। अब E की जो वैल्यू होगी 1/3, ऊपर क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये भी सेपरेट हो रहा है V से, ये भी सेपरेट हो रहा है V से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2v हो जाएगा।
नीचे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच ये भी पास आ रहा है 6 से, ये भी पास आ रहा है 6 से, तो अप्रोच की वेलोसिटी हो जाएगी 12। तो यहाँ से अगर कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो जो वेलोसिटी आपकी आ गई वो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में जो v की वैल्यू है वो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इतनी वेलोसिटी से वो क्या करेंगे, सेपरेट होंगे। A block of mass m moving with a velocity v collide with another wall of mass 2m at rest. The lighter block comes to rest after collision. Find the coefficient of restitution. ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक बॉल है, छोटी बॉल है, और एक ये बड़ी बॉल है। ठीक, क्या कह रहे हैं, ये जो m मास की बॉल है ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही थी, और ये जो 2m मास की बॉल है वो आपकी कहाँ है, रेस्ट में है। कोलिजन होने के बाद जो लाइटर बॉल है ये कहाँ जाती है, रेस्ट में, और इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाती होगी v डैश। तो सबसे पहले तो हम v डैश निकालेंगे, क्या लगा के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम mv प्लस 0 होगा इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, छोटी वाली बॉल का तो 0 हो जाएगा, और बड़ी वाली बॉल का कितना हो जाएगा, 2m इंटू v डैश। तो यहाँ से जो v डैश आपका आएगा वो v/2 आपका आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, e, तो e ऊपर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी v डैश माइनस 0, और अप्रोच कितने से हो रही है, v से, और v डैश की वैल्यू जब हम v/2 डालेंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका आ गया हाफ। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर। A sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of same mass। एक मास स्फीयर है m मास का, वो कांस्टेंट स्पीड u से चल रहा है, उसने सेम मास के दूसरे स्फीयर को जाके हिट कर दिया। तो e जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो दोनों वेलोसिटीज का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर से वही दो इक्वेशन बनाएंगे, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं इस केस में। ठीक, ये भी m मास का स्फीयर है, ये भी m मास का स्फीयर है। शुरुआत में ये वाला जो था वो रेस्ट में था, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, u से। e इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। टकराने के बाद मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और इनका रेशियो आपसे पूछा गया। तो सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन मोमेंटम की, तो मोमेंटम बनेगा mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। m कैंसिल आउट हो गया, तो v1 प्लस v2 u के बराबर आ गई, ये पहली इक्वेशन बन गई u। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ऊपर आती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, नीचे अप्रोच। सेपरेशन की बनेगी v2 माइनस v1, और अप्रोच हो रही है u से, तो दूसरी इक्वेशन आ गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu। ठीक, अब हमको v1 अपॉन v2 का रेशियो निकालना। तो एक तरीका है कि दोनों को ऐड कर लो, v2 निकाल लो, v2 की वैल्यू वापस डाल दो, v1 निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आया v1 प्लस v2 अपॉन v2 माइनस v1, और वो किसके बराबर है, 1 अपॉन ई के बराबर है। अब हम यहाँ से एक तरीका ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेटल कर लें, और एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम लगाते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं योगा अंतरानुपात। योगा अंतरानुपात क्या होता है वो समझिए। ए अपॉन बी अगर आई वाई अपॉन एक्स के बराबर है, तो अगर इसमें मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो या योगा अंतरानुपात। हिंदी में समझिए इसको ढंग से, क्योंकि वो जो नाम है वो बहुत क्लियर कट बता रहा है आपको कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम पहले तो दोनों टर्म्स का योग करेंगे, योग मतलब सम करेंगे, फिर हम इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर मतलब डिफरेंस करेंगे, और फिर अनुपात मतलब रेशियो लेंगे। तो ये है योगा अंतरानुपात। क्लियर, वो हम यहां लगाने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ऊपर सम करेंगे दोनों टर्म्स का, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v2 माइनस v1। फिर नीचे दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा v1 प्लस v2 माइनस टाइम्स v2 प्लस v1, और ऐसे यहां आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ऊपर जो है वो v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, नीचे v2 से v2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया ट्वाइस v2, नीचे आ गया ट्वाइस v1। सॉरी एक मिनट, ये v2 से v2 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर जो आपका आ गया वो आपका आ गया ट्वाइस v2, नीचे आ गया ट्वाइस v1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो रेशियो है वो डायरेक्ट आपका आ गया v2 बाई v1। तो यहां से अगर v1 बाई v2 निकालना है आपको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। क्लियर।
तो यहाँ से v1/v2 पूछा है, तो क्या आएगा 1 - e/1 + e। सो योर आंसर इज ए पार्ट, योगा अंतरानुपात।